अगर आप सभी लोग हमारे साथ में यूजीसी नेट एग्जामिनेशन, सेट एग्जामिनेशन या फिर आप लोगों के असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन की तैयारी करना चाहते हैं तो जेआरएफ अड्डा प्रीमियम बैच है, इसमें सब कुछ अवेलेबल है आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 1 देखें, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग असेसमेंट टाइप्स वुड रिक्वायर टू कैरी आउट एन एक्टिविटी और प्रोड्यूस अ प्रोडक्ट इन ऑर्डर टू डेमोन्स्ट्रेट लर्निंग, राइट? कैरी आउट एन एक्टिविटी, प्रोड्यूस अ प्रोडक्ट, कौन सा ऐसा होने वाला है लर्निंग आपका जो कि डेमोन्स्ट्रेशन के ऊपर बेस्ड होता है? फॉर्मेटिव है, पोर्टफोलियो है, सबमिटिव है और परफॉर्मेंस है। ध्यान से क्वेश्चन पढ़ेंगे क्योंकि मैं आज आपके लिए ट्रिकी क्वेश्चंस लेकर आई हूं, है ना, जो आपको आते आते गलत करके आते हो। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर जो है वो होने वाला है परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, राइट, या परफॉर्मेंस असेसमेंट आप इसको बोलते हो। सो बेसिकली देखो, आपको मैं कीवर्ड्स देने वाली हूँ जैसे रिसर्च के दिए थे बिल्कुल वैसे ही। तो आपका जो फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है ना, वो फॉर्मेटिव होता है जब फॉर्म हो रही होती है चीजें, मतलब इन प्रोसेस, ड्यूरिंग द प्रोसेस जो आप लोगों के लिए हो रहा होता है असेसमेंट, दैट इज कॉल्ड एज आपका फॉर्मेटिव, है ना। तो ये ऑनगोइंग प्रोसेस में होता है, इसमें फीडबैक आपको तुरंत मिल सकता है, ड्यूरिंग लर्निंग होता है, स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट बहुत ज्यादा होता है, प्रोग्रेस को आप मॉनिटर कर सकते हो, टीचर स्टूडेंट का इंटरेक्शन यहाँ पर ज्यादा रहेगा कंपैरेटिवली सबमिटिव के, क्योंकि सबमिटिव तो फाइनल एग्जाम जैसा है, आपके अचीवमेंट यहाँ पर मेजर होंगे। फाइनल जो इवैल्यूएशन है वो आपका सबमिटिव इवैल्यूएशन होता है जो कि एंड ऑफ लर्निंग पर आपका किया जाता है। अगर मैं देखूं मुझे जजमेंट करना है मेरी लर्निंग का तो मैं लगाऊंगी सबमिटिव। अगर मुझे ये देखना है कि किस तरीके से मैं और ज्यादा इंप्रूव कर सकती हूँ अपनी परफॉर्मेंस को तो मैं फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन लगाऊंगी। ऐसे ही परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन होता है जो कि डेमोन्स्ट्रेट करते हैं आपके स्किल को, आपको परफॉर्म करके दिखाना पड़ेगा। अब कल को आप इंडियन आइडल के ऑडिशन में जाओगे तो वहां पर शक्ल देख के नहीं लेंगे, गाना पड़ेगा, परफॉर्म करके दिखाना पड़ेगा, है ना। तो बिल्कुल वैसे ही, तो हैंड्स ऑन एक्टिविटी के ऊपर बेस्ड होता है, ये प्रोसेस ओरिएंटेड ये चीज होती है आपकी। और अगर मैं बात करूं तो आप लोगों के लिए आता है देन पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो का मतलब ये होता है कि आपने जो भी काम किया है पास्ट के अंदर वो सबको आप कलेक्ट करते हो और आप उसे प्रेजेंट करते हो, ये आपका होता है पोर्टफोलियो असेसमेंट। ठीक है, तो आप इसको रिफ्लेक्शन के तौर पर भी पढ़ सकते हो। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, कीवर्ड एग्जाम में आपके बहुत ज्यादा ये देखा जाता है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए कंटिन्यूअस एविडेंस आप देते हो कि देखो मैंने कितना अच्छा काम किया, कितना अच्छा काम किया, सैंपल ले जा के दिखाते हो आपकी, देखिए, है ना। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर द एसेंशियल रिक्वायरमेंट ऑफ अ फिल्म स्क्रिप्ट राइटिंग। What among the following are essential requirement of a film script writing? Shooting, ठीक है, confrontation, middle, बिगिनिंग, सेटअप, एडिटिंग, रेजोल्यूशन, एंड। क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो बहुत ज्यादा इसेंशियल चीज होती है जब आप एक फिल्म को या फिल्म को लिख रहे होते हो, जब स्क्रिप्ट लिख रहे होते हैं तो क्या क्या चीजें जो है वो नेसेसरी होती है, इंपॉर्टेंट होती है। तो देखो, अगर आप यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो शूटिंग वाला पार्ट जो है वो अभी रिक्वायर्ड नहीं है, पहले लिखी जाएगी, नरेशन होगा, उसके बाद सेटअप होगा, सेटअप के बाद में जो है वो शूटिंग स्टार्ट होगी। तो हमारे लिए ऑप्शन नंबर ए को एलिमिनेट करना वाज वेरी वेरी इजी। अगर आप ए को एलिमिनेट करते हो तो आपका बी, सी और डी वैसे ही एलिमिनेट हो जाते हैं ऑप्शन, और करेक्ट आंसर निकल जाता है आपका ऑप्शन नंबर 1। दैट इज कि आप सभी लोगों को बिगिनिंग बतानी पड़ेगी, सेटअप बताना पड़ेगा, फिर आप कन्फ्रंटेशन बताओगे, मिडिल, ठीक है, और उसके बाद में आप एंड बताओगे। ये 3 पार्ट्स में जो है वो आप अपनी पूरी स्क्रिप्ट लिखोगे और उसके बाद में जो है वो शूटिंग वूटिंग अपनी स्टार्ट होने वाली है। सो द करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 1। अगला सवाल देखिए, देखो अगला सवाल जो है वो आपके आईसीटी टॉपिक से पूछा जाता है, जहां पर आप लोगों को जो है वो साइंटिस्ट और इन्वेंशंस, इन दोनों को मैच करवाना होता है, राइट। सच में इस बार एनटीए ने फिल्म मेकिंग से प्यार हो गया है, इतना डीप नहीं है यार, ये तो सच नहीं है, तो ठीक है, इतना भी डीप नहीं है।
टिम बर्नर-ली है, फ्रेड कोहेन है, चार्ल्स बैबेज है, वॉन न्यूमैन सर है, राइट। तो अगर आप लोग देखोगे तो कई बार अपन क्लास में भी डिस्कस करते हैं, वॉन न्यूमैन सर कंप्यूटर आर्किटेक्चर के लिए माने जाते हैं। फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर जो है वो यहाँ पर मैंने आपको जब एग्जाम एनालिसिस में करवा रही थी तब भी बताया था कि ये गलत है, मॉडर्न नहीं है, ये फादर ऑफ कंप्यूटर है। मॉडर्न कंप्यूटर तो एलन ट्यूरिंग सर है। कौन है? एलन ट्यूरिंग। तो यहाँ पर एनटीए का थोड़ा सा जो है वो झोल था, चलो कोई नहीं, बट फिर भी हम कर सकते थे। टिम बर्नर्स-ली आप लोगों के लिए किसके? वर्ल्ड वाइड वेब के फादर है, और फ्रेड कोहेन जो है वो आपका वायरस से रिलेट करता है। सो द करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी आपका ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, ये आपके फेमस साइंटिस्ट है, बहुत जरूरी है याद रखना इनको, एक क्वेश्चन आपका यहाँ से बनता ही बनता है। सबसे पहले टिम बर्नर्स-ली, ठीक है, फादर ऑफ WWW है, ये फादर ऑफ इंटरनेट भी बोलते हैं इनको कहीं कहीं पर, बट ये मैं नहीं मानती हूँ। फादर ऑफ WWW इनको आप मानिए। फ्रेड कोहेन जो है वो आपके कंप्यूटर वायरस के लिए थे, पहला कंप्यूटर वायरस बनाया इन्होंने। चार्ल्स बैबेज जो कि एनालिटिकल इंजन, डिफरेंशियल इंजन, ऐसे इंजन्स बनाए, फादर ऑफ कंप्यूटर इन्हें कहा जाता है। जॉन वॉन न्यूमैन सर कंप्यूटर आर्किटेक्चर के लिए जाने जाते हैं। इन्होंने जो कंप्यूटर का आर्किटेक्चर दिया था वो टिल डेट हम लोग यूज कर रहे हैं, राइट। अच्छा, मुझे एक चीज बात बताइएगा कि जो वॉन न्यूमैन सर ने एक आर्किटेक्चर दिया था, उस आर्किटेक्चर का क्या नाम था? जल्दी से कमेंट सेक्शन में बता देंगे फटाफट से। सर वॉन न्यूमैन ने जो आपको दिया था आर्किटेक्चर, उस आर्किटेक्चर का क्या नाम था? एलन ट्यूरिंग सर वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे बहुत फेमस हुए। ट्यूरिंग मशीन इन्होंने बनाई, और ये जो है ये क्या है? फादर ऑफ थियोरेटिकल कंप्यूटर साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस माने जाते हैं। मैंने आप लोगों को करंट अफेयर की एक क्लास दी थी, उसमें मैंने आप लोगों को गॉड फादर बताए थे, गॉड फादर ऑफ एआई, जिनको अभी अभी नोबेल प्राइज भी मिला है। जल्दी से बताएंगे मुझे कॉमेंट सेक्शन के अंदर ये नाम भी, ठीक है। अगर आपको याद नहीं आ रहा है तो मैं दोबारा रिवाइज करवा देती हूँ, बट ये याद रखने वाली बात थी, ठीक है जी। स्टोर्ड प्रोग्राम आर्किटेक्चर, सर वॉन न्यूमैन ने जो आर्किटेक्चर दिया था इसका नाम था स्टोर्ड प्रोग्राम आर्किटेक्चर। वेरी बैड। जॉफरी हिंटन, ये जो है इनको अभी अभी नोबेल प्राइज में मिला था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अपना अच्छा काम करने के लिए। ये साल वाला नहीं, पिछले साल वाला, ये साल के भी आ गए नोबेल प्राइज में, डिस्कस करूंगी आपसे। वेरी गुड। जॉन मैकर्थी, वेरी गुड पूजा, फादर ऑफ एआई के लिए वो भी जाने जाते हैं। फिर एडिसन तो आप जानते ही, जिन्होंने इलेक्ट्रिक बल्ब बनाया था। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, जिन्होंने टेलीफोन बनाया था। जेम्स वॉट, जिन्होंने स्टीम इंजन बनाया था, ठीक है। फिर आपका निकोला टेस्ला, जिन्होंने ऑल्टरनेटिंग करंट बनाया था, ठीक है। इसके अलावा मार्कोनी, जिन्होंने वायरलेस टेलीग्राफी बनाया था। ये जो रेडियो कम्युनिकेशन आप सुनते हो, ये वायरलेस कम्युनिकेशन के फादर इन्हीं को माना जाता है। आज तक मैंने इनका कभी क्वेश्चन नहीं देखा एग्जाम में, इसीलिए दिया है ताकि आने वाले एग्जाम में अगर आ जाए तो आप घबराओगे नहीं, ठीक। हैप्पी छोटी दिवाली पलक। व्हाट इज द हिस्टोरिकल रिसर्च मेथड? रिसर्च एप्टीट्यूड का 2025 में ये सवाल पूछा गया था कि हिस्टोरिकल रिसर्च मेथड क्या होता है। अब अगर आपने रिसर्च वाली मैराथन देखी थी जो मैंने 16 अक्टूबर को ली थी, तो उसमें मैंने आपको हिस्टोरिकल रिसर्च का कीवर्ड बताया था। देखो, इट कलेक्ट्स द फैक्ट्स बाय अंडरस्टैंडिंग द प्रेजेंट सिचुएशन, सोर्सेज ऑफ द इंफॉर्मेशन इंक्लूड इंटरव्यूज ऑफ द एक्सपर्ट्स। देखो, बात ऐसी है मैम कि ये तो गलत हो गया, ये नहीं हो सकता। फिर आया कि इट कलेक्ट्स फैक्ट्स बाय प्रेडिक्टिंग द फ्यूचर, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, क्वेश्चनरी वगैरह, ये भी गलत हो गया, ठीक है। अब पास्ट में कोई इंसिडेंट हुआ था, उन पे फोन पे बात करोगे क्या? महाराणा प्रताप जी घोड़े पे आए थे कि ऊंट पे आए थे, फोन करके पूछूंगी क्या उनसे? It collects a fact by going in the past and different periods. Sources of information includes written records, newspaper, diaries, letters, travelers account and documents. ये कुछ समझ में आ रहा है। It collects the facts by using common sense and also try to solve the practical problem. Oh. करेक्ट आंसर हमारा चॉइस एलिमिनेशन। थोड़ा सा कीवर्ड पढ़ना है, थोड़ा सा कीवर्ड पढ़ना था। गुड मॉर्निंग विमल। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 3 निकल जाता। अच्छा, मुझे एक बात बताइएगा, हमने कीवर्ड वाली क्लास में ना 2 टाइप के रिसर्च के ऊपर बात करी थी। एक एक्स पोस्ट फैक्टो है और एक है आपकी हिस्टोरिकल। कोई मुझे इन दोनों के अंदर में डिफरेंस याद दिलाएगा क्या?
हाँ जी, दोनों ही पास्ट के अंदर जो है वो स्टडी हो रही है, बट ये जो स्टडी है, इस स्टडी के अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग सोल्यूशन प्रिडिक्ट कर रहे हैं, फ्यूचर पे इम्प्लीकेशन हो सकता है, यहां नहीं, ये तो आप रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द थॉट प्रोसेस आपकी कर रहे हो, ठीक है। एक्स पोस्ट फैक्टो का एक दूसरा नाम भी होता है, कोई बता सकता है क्या मुझे? एक्स पोस्ट फैक्टो का एक दूसरा नाम भी होता है। वेरी गुड शिवांगिनी, सीआईडी वाला एग्जाम्पल, एक दूसरा नाम है, वो बता दो एक बार, ठीक है। बाकी हिस्टोरिकल रिसर्च के अंदर हमारे पास में देखो क्या क्या कीवर्ड हमने सीखे थे, पास्ट रिकॉर्ड्स, डॉक्यूमेंट्स, आर्काइव्स, डायरीज, लेटर्स, हिस्टोरिकल एविडेंसेस, ऑथेंटिसिटी, इंटरप्रिटेशन, क्रोनोलॉजी एनालिसिस, ठीक है, कॉन्टेक्चुअल स्टडी, इसके अलावा अगर आप लोगों से बोले क्रिटिकल एनालिसिस, ठीक है ना, और क्रिटिकल एनालिसिस भी इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों तरीके का, तो ये सारे के सारे कीवर्ड है हमारे हिस्टोरिकल रिसर्च के। अगला सवाल देखिए जी, यस वेरी गुड, एक्स पोस्ट फैक्टो का दूसरा नाम है क्वाजी एक्सपेरिमेंटल, जिसको पता है अच्छी बात है, जिसको नहीं पता है प्लीज पेन पेपर लेकर बैठिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। एक्स पोस्ट फैक्टो का दूसरा नाम क्वाजी एक्सपेरिमेंटल। चलो देखो, हायर एजुकेशन का एक सवाल पूछा गया था, हायर एजुकेशन के अंदर आपकी रेगुलेटर्स परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शन, which following function? ग्रांट डिग्री, राइट, टीचिंग फैकल्टी का सिलेक्शन, डिसबर्समेंट ऑफ पब्लिक फंड्स, क्वालिटी बेंचमार्किंग, कौन कौन सी चीजें हैं जो रेगुलेटर्स परफॉर्म करते हैं? बिल्कुल फर्जीवाड़ा बोलते हैं अपन इसको प्रिया। देखिए जी, तो करेक्ट आंसर जो होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए सी डी, राइट। हमारे लिए जो है टीचिंग फैकल्टी का सिलेक्शन नहीं करते हैं रेगुलेटर्स, बाकी सारी चीजें जो है वो बिल्कुल सही बात यहाँ पर हो जाएगी। सो अप्रूवल करना, किसी चीज को रिकॉग्नाइज करना, फंड्स देना, एग्रीडेशन देना, क्वालिटी अश्योर करना, स्टैंडर्ड्स देना, रेगुलेशन करना, मॉनिटरिंग करना, ये सारा काम जो है वो रेगुलेटर्स का होता है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, एक है क्वालिटी का अश्योरेंस, ये क्वालिटी अश्योरेंस को लेकर जो है वो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंदर भी एक इंपॉर्टेंट बात कही गई है, एक इंपॉर्टेंट पॉलिसी हुई है, कोई मुझे बता सकता है हु विल इंश्योर दैट क्वालिटी अश्योरेंस इन एजुकेशन सिस्टम और हायर एजुकेशन टू बी वेरी प्रीसाइज? एनसीटीई, वेरी गुड पूजा, शाबाश। Rohan buys an article at a discount of 25%. At what percentage above the cost price should he sell in order to make a profit of 25% over the original price? अब इस टाइप के क्वेश्चन में, ये मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है और इस टाइप के क्वेश्चन में मुझे आपको एक ट्रिक सिखानी थी, इसीलिए ये क्वेश्चन आपके सामने। नैक, अब देखो इसमें अगर आप लोग नोटिस करो तो कोई एक आर्टिकल था, मान लीजिएगा उसे 25% डिस्काउंट पर आपने बाय किया, तो मान लीजिएगा कि 100 रुपए का था, तो आपने कितने में बाय किया? आपने जो है वो 75 रुपए में बाय किया। आप ये कह रहा है कि किस परसेंटेज हाइक पर, या अगर मैं 25% प्रॉफिट गेन करना चाहता हूं तो मुझे किस प्राइस पर जो है वो बेचना चाहिए है। हमेशा याद रखना कि जो आप लोगों का डिस्काउंट होता है वो आप लोगों की एमआरपी पर होता है, एमआरपी के ऊपर आपका डिस्काउंट होता है। तो अगर आप लोग, मैं बोलूं आपसे कि मुझे ये बताइएगा कि मुझे सेलिंग प्राइस क्या रखनी चाहिए, तो सेलिंग प्राइस ऐसी रखनी है जिस पर मुझे 25% का प्रॉफिट हो जाएगा। तो हम 100 पर निकालेंगे या 75 पे निकालेंगे? हाँ, शिफ्ट वाइज, ऑल इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर, जिसकी वजह से आपके सारे 10 शिफ्ट जो है वो कवर हो जाएगी, ठीक है। इसी लॉजिक में सेट किए सारे क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर डी किस पे निकाला है? देखो डिस्काउंट 25% का डिस्काउंट था और डिस्काउंट हमेशा एमआरपी पर आता है,
राइट जो एमआरपी लिखी होती है ना उस पर डिस्काउंट आता है। तो ये जो 75 का प्रोडक्ट है इसे मुझे क्या करना है, इसे मुझे बेचना पड़ेगा 25% प्रॉफिट पर। तो हमें यहाँ पर किस पर निकालना है, 75 पर निकालना है। और मेरी प्राइस कितनी हो जानी चाहिए, मेरी प्राइस हो जानी चाहिए 125। सो मैंने क्या करना है, जो मेरी 125 प्राइस है, क्योंकि मुझे 25% प्रॉफिट चाहिए ना, तो मतलब 125 पर, तो कुल मिला के मुझे 125 की वैल्यू निकालनी है। तो -75 कितने पर किया, कितने पर किया, बेस वैल्यू पर 75 पर, राइट। तो ये हमारा जो है मल्टीप्लाई बाय आप 100 कर दीजिए, राइट। तो आपका करेक्ट आंसर निकल जाएगा। वेरी गुड जिन भी बच्चों ने किया है। बस इसमें ये छोटा सा चीज याद रखना था आपको कि हम 100 के ऊपर नहीं निकाल सकते। आप 125 माइनस 100 नहीं कर सकते डिवाइडेड बाय 100, नहीं ये नहीं करेंगे हम। हमारे लिए जो ये 100 थी हमारी एमआरपी थी, एमआरपी पे 25% डिस्काउंट देकर मुझे 75 रुपए मिला है। ये 75 को मैं 25% प्रॉफिट पर बेचना चाहती हूँ, तो कितने में बेचूं, मतलब मेरे को जो है वो एमआरपी पे 125 बेच देना था, तब प्रॉफिट लगेगा ना मुझे। तो 75 और 125 के ऊपर होगा। बेस वैल्यू मेरे लिए 75 होगी, सीपी मेरे लिए 75 होगी, और मुझे एसपी चाहिए है 125। तो करेक्ट आंसर जो है वो आपको ऐसे निकालना था। वेरी गुड। अगला सवाल देखिए जी, एक बार इंग्लिश में देखिए फिर मैं हिंदी में भी दिखाती हूँ। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि सोशल वैल्यू एजुकेशन है, स्पिरिचुअल वैल्यू एजुकेशन है, कल्चरल है, यूनिवर्सल है। मैंने 10 मिनट वाली सीरीज में भी आपको एनईपी दे दिया है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंदर वोकैबुलरी वोकेशनल और वैल्यू दोनों ही एजुकेशन के ऊपर बहुत सारे मेजर पॉइंट्स लिखे हुए हैं। तो आपको बताना है यहाँ पर क्या होगा। डाइवर्सिटी डील्स एंड नॉर्म्स ऑफ सोसाइटी से कौन डील करता है, कॉमन वैल्यूज जो एप्लीकेबल होती है मैनकाइंड को वो कौन सी होती है, राइट। मोर रिस्पॉन्सिबल सिटीजन कौन बनाता है, काम और अवेकन्ड कौन रखता है। एक बार हिंदी में भी देखो आप, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओगे ना तो भी ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा। दिस इज अ डुएबल, वेरी वेरी डुएबल क्वेश्चन। देखो ज्यादातर सही आंसर दे रहे हैं। अगर मैं बोलूंगी तो अवेकन्ड वाली चीज हो गई, पीसफुल होने वाली चीज, उसी के लिए तो स्पिरिचुअल वैल्यू एजुकेशन होता है, राइट। अगर सोसाइटी के अंदर हमें चीजें रखनी है, अच्छा रखना है, हार्मनी मेंटेन करके रखनी है, तो सोशल वैल्यू एजुकेशन आ जाएगा, ठीक है। डाइवर्सिटी को समझना, ट्रेडिशन को समझना, दैट इज कल्चरल। और इसके अलावा अगर मैं बोलूँ कि थोड़ा सा हमें क्या करना है कि हमें रिलीजन के बारे में, ह्यूमन काइंड के बारे में, मैन काइंड के बारे में, इन जनरल हमें सेंस होना चाहिए, ये सारी चीजें हमारी आती है यूनिवर्सल वैल्यू एजुकेशन के अंदर। सो यहाँ पर जो है वो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाता, ठीक है। अगला सवाल देखिए जी, Which one of the following is logically equivalent statement to some felines are not lion? जैसे ही आपको लॉजिकली इक्विवेलेंट दिख जाएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्या है, इमीडिएट इन्फेरेंस का सवाल है। और जैसे ही इमीडिएट इन्फेरेंस का आ जाएगा तो आप लोगों को जो है वो आपको कन्वर्स, ऑब्वर्स और हमारे लिए कॉन्ट्रापोजिशन याद कर लेना है। ये हम लोगों को जो है वो याद कर लेना है। सम फेलाइंस आर नॉट लायंस बोला है, तो सम नॉट है आपके पास में रिलेशन। सम फेलाइंस आर लायंस लिखा है, सम नॉन लायंस आर नॉट नॉन फेलाइंस लिखा हुआ है, सम लायंस आर नॉट फेलाइंस लिखा है, नो फेलाइंस आर लायन लिखा हुआ है। ऑल 10 शिफ्ट के अंदर, ठीक है, ऑल 10 शिफ्ट के अंदर मेजर इंपॉर्टेंट टॉपिक से क्वेश्चन ले लिया है ताकि ऑल 10 शिफ्ट आपकी कवर हो जाए, ठीक है। जैसे अभी फिल्म वाला क्वेश्चन किया अपन ने, तो वो सारे टॉपिक कवर हो जाएंगे इसी के अंदर, इस मैराथन में। अगर अब आप लोग देखोगे तो आपके पास में ए, ई, आई और ओ आता है, जिसमें आप लोगों का ओ आपको गिवन है, दैट इज सम नॉट। पहली चीज तो मुझे एक बात बता दीजिए कि जो ओ है, सम नॉट है, उसके लिए इन तीनों में से क्या पॉसिबल नहीं होता है। देखो मैम, ऑब्वर्स तो ऑल 4 के लिए पॉसिबल होता है बनाना। अब बारी आ जाती है कन्वर्स की और कॉन्ट्रापोजिशन के लिए। ओ के लिए क्या वैलिड नहीं होता,
सम नॉट का कन्वर्स नहीं हो सकता या सम नॉट का इनवर्स नहीं हो, कॉन्ट्रापोजिशन नहीं हो सकता है, ये बता दो। पहले तो मुझे ये बता दो, एक के लिए आई पॉसिबल नहीं होता है और एक के लिए ओ पॉसिबल नहीं होता है बनाना, किसके लिए? अगर कॉन्ट्रापोजिशन पॉसिबल नहीं होता है तो आप तो कॉन्ट्रापोजिशन बना के ही आंसर दे रहे हो मुझे। मैम हमारे लिए ओ जो है वो कन्वर्स में नहीं होता वैलिड, और आई जो है वो हमारे लिए कॉन्ट्रापोजिशन के अंदर नहीं होता है वैलिड, ठीक है। ऑब्वर्स तो सभी के लिए पॉसिबल होता है। तो अगर आप लोग यहाँ पर देखोगे तो सम नॉट का सम नॉट लिखा हुआ है एज इट इज, और फेलाइंस और लायंस को रिवर्स कर दिया है उल्टा करके, तो नॉन लायन से और नॉन फेलाइन से। तो यहाँ पर अगर आपको ये वाला ट्रिक याद था किसके लिए वैलिड किसके लिए नहीं वैलिड, तो हमारा करेक्ट आंसर निकल जाता, ठीक है जी। अगर मैं इसी क्वेश्चन के अंदर आपसे ऐसे बोलती कि मुझे इसका ऑब्वर्स बना के दिखाइए, तो आप इसका ऑब्वर्स कैसे बनाते? जल्दी से बता दो, याद करा दो। अगर मैं आपको ये बोलती कि आपके लिए लिखा है सम फेलाइंस आर नॉट लायंस, तो हम क्या करते हैं मैम, हम लोग जो है वो क्वालिटी जो है वो चेंज करते, तो सम नॉट का सम कर देते, फेलाइंस को हम लोग जो है वो एज इट इज रखते, ठीक है, और लायंस का हम उल्टा कर देते, तो हमारे पास में आ जाता क्या, नॉन लायंस, ठीक है। तो सम नॉट का सम कर दिया, सब्जेक्ट को एज इट इज रखा और प्रेडिकेट का रिवर्स कर दिया। क्या मैंने ये सही लिखा है? सम फेलाइंस आर नॉन लायंस, क्या ये हमारा ऑब्वर्स होता इस गिवन स्टेटमेंट का? क्या नॉट आएगा? क्या नॉट आएगा शिवांगिनी? ऑब्वर्स के अंदर क्वालिटी चेंज हो जाती है, पॉजिटिव लिखा है तो नेगेटिव हो जाएगा और नेगेटिव लिखा है तो पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। ये याद रखना, ऐसा जरूरी नहीं कि जो क्वेश्चन आ गया मैम 2 जून में जो आया था हम उसके अकॉर्डिंग चलेंगे, नहीं, ठीक है ना, हमें तो चेंज करना ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जी, नेक्स्ट क्या कह रहा है, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है ग्लोबल वार्मिंग के चलते, रिलीज ऑफ मीथेन फ्रॉम वेटलैंड विल इंक्रीज। ये जो है ये किसका एग्जांपल है? पॉजिटिव फीडबैक, नेगेटिव फीडबैक, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों, या फिर दोनों ही नहीं? किस प्रकार का फीडबैक है ये? कुछ बी भी कह रहे हैं, कुछ सी भी कह रहे हैं। देखो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए होने वाला है। पॉजिटिव फीडबैक इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। पॉजिटिव फीडबैक का मतलब होता है कि आपका जो बिहेवियर है, जो भी डिजायरेबल बिहेवियर है उसे एक्नॉलेज करना, रीइंफोर्स करना। नेगेटिव का मतलब होता है कि आप क्या कर रहे हो, अनडिजायरेबल बिहेवियर को एड्रेस कर रहे हो, ठीक है। कंस्ट्रक्टिव बिहेवियर होता है जिसके अंदर हम लोग क्या स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट है, कैसे इंप्रूवमेंट हो सकता है, उसको सजेशन ऑफर करें। डेवलपमेंट फीडबैक होता है जिसके अंदर हम लोग इंडिविजुअल ग्रोथ और डेवलपमेंट पर फोकस करते हैं। फिर आता है परफॉर्मेंस, तो परफॉर्मेंस फीडबैक का मतलब होता है आप इवेलुएट कर रहे हो और किसी एक इंडिविजुअल परफॉर्मेंस को जो है वो डिस्कस कर रहे हो, ठीक है। हमें क्या करना चाहिए, किसी पर्टिकुलर कंट्री को क्या करना चाहिए, वो डेवलपमेंट ग्रोथ के अंदर आ जाएगा, राइट। क्या किया उन्होंने, जैसे न्यूजीलैंड जो है वो इतना अच्छा क्यों है, क्यों कार्बन न्यूट्रल है, वो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। सो करेक्ट आंसर पॉजिटिव फीडबैक होगा यहाँ पर। अच्छा सवाल है ना, सिंपल था बट अच्छा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि आपको इनमें से ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट बताना था। अब आप लोग ध्यान दो, तो ये आप लोगों का जो टॉपिक है ना, ये वैसे तो मैथमेटिक्स है, बट आपको लग नहीं रहा है कहीं से भी, क्योंकि बहुत लेंदी क्वेश्चंस जो है वो मैथमेटिकल रीजनिंग के आपके पूछे गए थे जून के अंदर, और हम ऐसा ही एक्सपेक्टेशन दिसंबर में भी रख रहे हैं। तो अब बात ऐसी है कि आपको कैसे पढ़ना था, कैसे सॉल्व करना था, वो अपन इसमें क्वेश्चन में ट्राई करते हैं। एक एथलीट है जो 200 मीटर रन करता है 24 सेकंड में, तो उसकी स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर होगी, ये आपसे बोला गया है। अब अगर आप इस क्वेश्चन के अंदर ध्यान से देखोगे तो आपको सिंपल चीज बोली गई है, जिसमें आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है बचपन से, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ओवर टाइम। यही हमारा स्पीड होता है। मुझे बस ये बोला गया है कि ये जो है ये 30 है पर किलोमीटर पर आवर में है, और ये जो आपका डिस्टेंस है ये है 200 मीटर, जो कि मीटर में गिवन है, और टाइम जो है वो आपको गिवन है कितना, आपको गिवन है 24 सेकेंड्स, ये सेकेंड में गिवन है। सो कुल मिला के यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कन्वर्जन होना था मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में करना था। आप क्या कर सकते हो, आप इस डिस्टेंस से और टाइम से अपनी स्पीड निकालो मीटर पर सेकेंड के अंदर, और उसे आप फिर कन्वर्ट करो किसमें, किलोमीटर पर आवर में। सबसे छोटा तरीका तो यही है इसे करने का, राइट। हम क्या करेंगे, हम यही करेंगे। तो 200 मीटर पर सेकेंड है, 200 है और 24 है, तो आप इसको सीधा सीधा काट सकते हो। तो देखो ये 12 टाइम्स 2 से चला जाएगा, ये 100 टाइम्स चला जाएगा, देन ये 50 टाइम्स चला जाएगा, ये 6 टाइम्स चला जाएगा, देन ये 3 टाइम्स चला जाएगा, और ये 25 टाइम्स चला जाएगा। तो आपका 25/3 मीटर पर सेकेंड आ गया है। अब इस मीटर पर सेकेंड को आपको किसमें कन्वर्ट करना है, किलोमीटर पर आवर में। जब किलोमीटर पर आवर में हम कन्वर्ट करते हैं तो कैसे करते हैं, 18/5, 5/18 क्या मल्टीप्लाई करते हैं। एक फिगर मैंने आपको बताया होगा या आपके मैथ्स टीचर ने आपको बताया होगा, 18/5 या 5/18, इनसे मल्टीप्लाई करना होता है। जल्दी से मुझे याद करवाओ ये ट्रिक। क्या करेंगे हम, मैम इसको हम किस में मल्टीप्लाई करें, 18/5 से मल्टीप्लाई करें या हम इसे 5/18 से मल्टीप्लाई करें। तो देखो आपको छोटे से बड़े में जाना है, न्यूमरेटर बड़ा रखना पड़ेगा क्या। तो क्या मैं इसे 18/5 से मल्टीप्लाई कर लूं, आप इसको देखोगे तो ये 5 से 5 टाइम्स चला जाएगा, और ये 3 से 6 टाइम चला जाएगा, 6 5 जा 30। तो आप अगर देखोगे तो 30 किलोमीटर पर आवर ही लिखा हुआ है, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। वेरी गुड, ठीक है ना। आप इसे चाहो तो लिख लो, जिनको मैथ से डर लगता है भाई चाहो तो लिख लो, मीटर पर सेकंड को मल्टीप्लाई करना है 18/5 से, ताकि आप उसे किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट कर दो। जिस बच्चे को ऐसा लगता है कि मैम मैं ये पढ़ तो लेता हूँ ना, पर मुझे ये याद नहीं रहता है, तो मैं आपको इसको याद रखने का भी एक तरीका बताती हूँ। हमेशा आप लोग याद रखिएगा, मीटर पर सेकेंड जो है ये क्या है, ये जो है ये छोटा है यूनिट में, और किलोमीटर पर आवर क्या है मैम, ये बड़ा है, ये यूनिट में बड़ा है। तो जब मुझे छोटी यूनिट को बड़े में कन्वर्ट करना होता है ना, तो मुझे मेरा न्यूमरेटर, फ्रैक्शन का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होता है ना, न्यूमरेटर बड़ा रखना पड़ेगा, तभी तो बड़ा डिजिट आएगा। तो बस आपको यही याद रखना है, इसीलिए 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे। जबकि आपको बड़े से जब छोटे में जाना है तो आप 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, उल्टा कर देंगे। क्यों, क्योंकि उस टाइम पे न्यूमरेटर छोटा रखना पड़ेगा। आप ऐसे याद रख सकते हो इसको, ठीक है। कभी क्या होता है ना, एग्जाम पैनिकनेस में कोई भरोसा नहीं है। कोई बच्चा सोच रहा होगा अरे मैम ये तो हमको याद ही रहता है, आपको याद रहता है, बट कभी कभी क्या होता है ना, एग्जाम प्रेशर के अंदर जब वो सीबीटी मोड पे बैठे होते हैं, टाइम निकल रहा होता है, तो कभी कभी क्या होता है बच्चा ऐसी छोटी छोटी मिस्टेक करता है। 18/5 से करना था 5/18 से करता है, इसीलिए ज्यादातर बच्चों के डीआई में मिस्टेक होता है, क्योंकि वो कैलकुलेशन गलत कर देते हैं। तो बस आप इसे याद रखिएगा। आप अगला देखें, नेक्स्ट वाला देखो। नेक्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है कि 650 या 65% of a number is 21 less than 4/5 of that number and that number is 150। अब आप इसमें x मान के या 100 मान के मत करो, आप तो सीधा 150 मान लो ना, 150 दिया तो है, कर ले भाई। 150 है, उसका 65%, मतलब 65 डिवाइडेड बाय 100 जो है वो बराबर होना चाहिए 150 का 4/5। तो आप और कुछ मत करिए, आप बस ये देखना था आपको कि 65/100 4/5 होता है या नहीं होता है, इतना बस बेसिक मैथ्स लगाना था। ये हटाओ x 100 100 कुछ नहीं मानना, सीधा नंबर दिया ना, चेक करके देख ले, 65 है और 100 है। आप इसको चाहे तो 5 से काट के देख लो, किससे भी काट के देख लो, ये हो रहा है क्या सॉल्व। 15 से काटना एक बार तो जरा,
एक बार 15 से देखना तो, नहीं मैम नहीं होगा। और कुछ ले 5 से काट के देख ले, 5 1 जा 5 3 जा, राइट, 5 20, नो नहीं हो रहा, यानी कि ये ऑप्शन मेरे लिए गलत होना चाहिए। अरे समझ में आया कि मैंने क्या बोला? गलत? ठीक है जी, तो आप ऐसे कर लीजिए। बताइए जी। नेक्स्ट देखो, अ कार इज रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 108 किलोमीटर पर आवर, द डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार इज 15 सेकेंड इज गोइंग टू बी 450 मीटर्स। बस सेम क्वेश्चन है, अब आप करके दिखा सकते हो, किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है और मीटर पर सेकेंड में दिया है, तो आपको डिस्टेंस दिया है, स्पीड दिया हुआ है, तो आप इसको क्या कर लीजिए, 450 डिवाइडेड बाय 15 है ना, मल्टीप्लाई बाय 18 बाय 5 डायरेक्टली कर लीजिए, आंसर 108 आना चाहिए। करके देख ली क्या? ये 5 3 जा, सॉरी ये 5 जा, ये 6 जा, राइट, अगर इसे काटोगे तो ये 90, ये काटोगे सीधा सीधा कट जाएगा और 108 आ जाएगा। सो अगर आप लोग देखोगे तो ऑप्शन नंबर बी गया, वेरी गुड, अरे वाह यार, ये भी बहुत बढ़िया काम किए हो आप, वेरी गुड सचिन। आंसर मैम वैसे ही निकल गया था आपका, ए और बी ऑप्शन चेक करके आप देखते तो आंसर निकल गया था, राइट, क्योंकि बी तीनों में आ रहा है, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी वैसे भी बन जाएगा। अगला भी देखो, पर हम तो प्रैक्टिस करेंगे ही। डिफरेंस बिटवीन टू नंबर ए एंड बी जो है वो आपको गिवन है 1660। If 7.5% of A is 12.5% of B, then the value of A and B is 4150 and 2200। अगर अब आप लोग देखोगे ना, तो ये जो क्वेश्चन है ना, ये आपका टाइम वेस्टिंग क्वेश्चन है, आंसर तो निकल गया था, पर जबरदस्ती जो है ये बच्चे को कंफ्यूज करने के लिए इतना कैलकुलेटिव सवाल दे दिया ताकि बच्चा कंफ्यूज हो। ऑल्दो जैसे सचिन ने लगाया, आप जैसे चॉइस एलिमिनेशन लगा के आंसर निकाल के आगे बढ़ सकते थे, गारंटीड करेक्ट आंसर था, बट फिर भी अगर आपको ये करना होता, मान लीजिए, तो हम क्या करेंगे, ए और बी को कुछ भी लेट नहीं करेंगे, हम सीधा सीधा नंबर ही उठाएंगे, जैसे मैंने ऑप्शन नंबर बी में उठाया था, सीधा सीधा ए की वैल्यू क्या डाल दो, ए की वैल्यू डाल दो 150 और ये 2200 डायरेक्ट डाल दो, इसका 7.5% निकालो, मतलब 7.5 डिवाइडेड बाय 100 और इसका 12.5 डिवाइडेड बाय 100, सीधा सीधा निकालना, ठीक है जी। और आपको ये देखना है कि ये जो भी आएगा उनका डिफरेंस जो है वो 1660 आएगा कि नहीं आएगा, तो ऑब्वियसली नहीं आएगा क्योंकि आपका करेक्ट आंसर तो निकल चुका है। फिर भी मैंने सॉल्व करके दिया है पीडीएफ में, ठीक है, आपको जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन पर मैं ये पीडीएफ दे दूंगी ताकि अगर आपको रिवाइज भी करना है तो कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कॉनोटेशन एंड डेनोटेशन, ये टॉपिक जून में भी आपका बड़ा भाई सर चढ़ के बोला है एनटीए के, डेनोटेशन कॉनोटेशन। अब अगर आपको याद हो तो अगर आपसे डेनोटेशन बोला गया है, अगर डेनोटेशन बोला गया है तो डेनोटेशन किससे डील करता है मैम, एक्सटेंशन से डील करता है, एक्सटेंशन और डेनोटेशन एक ही बात है क्या? एक बार जल्दी से थम्स अप करेंगे लाइव चैट में सब। अगर यही चीज मैं बोलूं कि नहीं मैम कॉनोटेशन देखिए जी, तो कॉनोटेशन और इंटेंशन ये भी जो है ये आपका सेम ही चीज होती है। इसमें तो मुझे आप सीधा सीधा ट्रिक याद दिला दो, मेरा सीधा सीधा बताओ मुझे कि जनरल से स्पेसिफिक अगर मैं जाऊं, जनरल से स्पेसिफिक में जाऊं
तो मतलब कॉनोटेशन इंक्रीज करेगा। और यहां पर मैं बोलूं तो कि मैम आप स्पेसिफिक से जनरल की तरफ जाइए तो आपका डेनोटेशन इंक्रीज करेगा। यस और नो? जनरल से स्पेसिफिक की तरफ, ब्रॉड से नैरो की तरफ तो कॉनोटेशन हाई है, और अगर स्पेसिफिक से नैरो से ब्रॉड की तरफ जाएंगे तो डेनोटेशन हाई है। यस और नो? बिल्कुल सही, हाई डेनोटेशन, इधर हाई कॉनोटेशन। अब देखो कैसे अप्लाई करेंगे। कार्बोनेटेड ड्रिंक्स है, बेवरेजेस है, कोला फिज है और लिक्विड है। तो देखो भाई, लिक्विड जो है वो सबसे ब्रॉड टर्म है। लिक्विड के बाद आता है बेवरेजेस, बेवरेजेस के बाद आएगा कोई कार्बोनेटेड ड्रिंक और उसके अंदर आएगा आपका कोला फिज। तो अगर आप लोग देखोगे तो सबसे ब्रॉड टर्म लिक्विड है। तो अगर आप देखोगे तो लिक्विड आएगा सबसे ब्रॉड। मैं ब्रॉड से नैरो की तरफ जा रही हूँ, ब्रॉड से नैरो की तरफ। तो आपका डी आएगा, फिर उसके बाद में आपका बी आएगा, फिर उसके बाद में आपका ए आएगा और उसके बाद में आपका सी आएगा। ये मैंने ब्रॉड से नैरो किया है। अब आपको क्या बताना था? आपको डिक्रीजिंग डेनोटेशन बताना था। ये डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब ये इंक्रीज हो रहा होगा। दोनों एक दूसरे के उल्टे चलते हैं, प्रोबेबिलिटी की जैसे हैं। सही बात है। तो अगर मैं बोलूं तो क्या करेक्ट आंसर यही हो जाएगा? यही तो हो जाएगा मैम। अगर डिक्रीज करने बोला है डेनोटेशन तो इंक्रीज कर दो कॉनोटेशन को। कहो हाँ या ना? हमेशा याद रखें, हमेशा जो ये ट्रिक मैंने सिखा रखी है आपको, ये क्लासेस में मल्टीपल टाइम्स अपन डिस्कस किए हैं। ठीक है, इसको याद रखेंगे अपन। अगला सवाल देखिए जी। नहीं नहीं, कंफ्यूज नहीं होना है शिवांगिनी। जो मैंने ट्रिक बोली उसको पेपर पे लिख लो और बस उसी से करना है, और कुछ पढ़ना ही नहीं, इधर उधर जाना ही नहीं, अब घूमना ही नहीं इधर उधर कहीं भी। What is the correct chronology of release of the following films? ये क्वेश्चन आप लोगों का आया था भाई जून 2025 के अंदर। बड़ा ही बुरा सवाल है ये, क्योंकि किसका कोई लेना देना नहीं है, बट अब क्या कर सकते, आया था तो आया था। अलम अरा है, 2 बीघा जमीन है, राजा हरीश चंद्र है, गरम हवा है और शोले है। अब अगर आपको याद हो तो मैंने जिस दिन ये आया था मॉर्निंग शिफ्ट में, उसी को रात को 9 बजे आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करवाया था। इसका पूरा टॉपिक भी समझाया था, है ना। मैंने खुद ने बैठ के रिसर्च करी थी भाई कि कौन सा आया था, खुद प्रेजेंटेशन बनाई थी ताकि अगले शिफ्ट से बच्चे के काम आ जाए। और अगले सुबह भी यही सेम सवाल आए थे, है ना। बट हाँ, इसका लेवल धीरे धीरे बढ़ा दिया इन्होंने, फिर ईयर भी पूछ लिया। ये मैंने आपको स्लाइड दिखाई थी। ठीक है, तो सबसे पहले आएगा राजा हरीशचंद्र, जो कि फर्स्ट इंडियन साइलेंट फीचर फिल्म थी, दादा साहब फाल्के जी ने बनाई थी 1913 के अंदर। फिर 31 में अलम आरा आई थी जो फर्स्ट इंडियन टॉकी थी। फिर किस्मत आई थी जो कि आपकी एंटी हीरो थीम के ऊपर बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवी आई थी 1943 में। 1953 में आई थी 2 बीघा जमीन, जो कि ऑब्वियसली आपके सोशल रियलिज्म के ऊपर बेस्ड थी, बिमल रॉय ने इसे बनाया था। मदर इंडिया आई थी 1957 के अंदर, एपिक ड्रामा, नेशनल आइकन। मुगले आजम आई थी 1960, हिस्टोरिकल एपिक लेजेंडरी प्रोडक्शन मूवी। ठीक है, फिर आई थी गाइड, तो ये जो गाइड थी इसमें कौन था एक्टर, बता सकते हो मुझे? गाइड के अंदर कौन से एक्टर थे? बहुत फेमस एक्टर थे एक। 1965 के अंदर आई थी ये। गरम हवा 73 में, पार्टीशन के ऊपर बेस्ड थी ये। शोले कल्ट क्लासिक ब्लॉकबस्टर, राइट, अमिताभ बच्चन एंड धर्मेंद्र, 1975 में आई थी। दीवार, अमिताभ बच्चन, 1975, राइट, आइकॉनिक क्राइम थ्रिलर। फिर अमर अकबर एंथनी आई थी, ये भी अमिताभ बच्चन, जो कि 1977 में आई थी। फिर लगान, आमिर खान, इंटरनेशनल एक्लेम बहुत मिला था इसे, एक स्पोर्ट्स के ऊपर, क्रिकेट के ऊपर बेस्ड थी, 2 गुना लगान देना पड़ेगा टाइप्स, 2001 में आई थी। फिर आई थी 3 इडियट्स, ये भी आमिर खान 2009 में। और ये मूवी तो आई गेस
शायद ही कोई होगा जिसने नहीं देखी होगी। वेरी गुड, वेरी गुड। गाइड मूवी में देव आनंद, है ना, मम्मी बहुत बताती थी तो इसलिए मुझे बहुत अच्छे से याद है ये। तो ये कुछ मूवीज है, ठीक है। अच्छा, अब एक बात मुझे बताना, आज जो भी ये वीडियो रिकॉर्डेड भी देखेंगे, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना आपने वो मूवी वाला मास मीडिया का मैंने एक छोटा सा आप लोगों के लिए वन शॉट लिया था, वो अगर आपने देखा है तो बहुत बढ़िया बात है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं मूवीज के ऊपर दोबारा से क्लास लूं, मैराथन लूं, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, है ना। मैं दोबारा से सारी मूवीज और कुछ भी जो मुझे लगेगा कि इंपॉर्टेंट है वो कोशिश करूंगी कि मैं एक क्लास में आपके लिए लेकर आ सकूं। Which one of the following are the basic objectives of affective domain? जब आप दुनिया में आए तब आई थी लगान, तो 2 गुना लगान देना पड़ेगा अब आपको भी। अफेक्टिव डोमेन के ऊपर सवाल है। शोइंग सम न्यू बिहेवियर एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस, एक्टिंग कंसिस्टेंटली विद अ न्यू वैल्यू, attending to something in the environment, showing some definite involvement or commitment. Affective, cognitive, like 3 domains पढ़ी है, psychomotor, affective domain, emotional domain के ऊपर बात है ये। देखो करेक्ट आंसर जो है वो यहाँ पर आपका आ जाएगा, सारे ही सही है मैम, है ना, सारे ही सही हैं, सब में ही इमोशनल इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है। कमिटमेंट के ऊपर बात हो रही है, बिहेवियर के ऊपर बात हो रही है, तो अफेक्टिव डोमेन में सारे आ जाएंगे, ठीक है, जिसमें फीलिंग्स, इमोशन, एटीट्यूड, वैल्यू, मोटिवेशन की बातें होती है। ईक्यू और आईक्यू दोनों की ही बात हो रही है, ठीक है जी। तो अगर ब्लूम्स टेक्सोनॉमी देखें 1956 में आया था, तो सबसे पहले अटेंडिंग अवेयरनेस, फिर रिस्पॉन्ड करना, फिर वैल्यू रिकग्नाइजेशन, फिर ऑर्गेनाइज करना चीजों को, और फिर फाइनली इंटरलाइजिंग कर देना। साइकोमोटर में हैंड आई और कॉग्निटिव में ब्रेन रिलेटेड, ठीक है, मेजरली डिपेंडेंट ऑन आईक्यू वाला थिंग। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है। अब जो बच्चे पिछले बैच में थे, आईसीटी के पेड बैच में थे, उनको भी याद होगा कि मैंने एक बार पूरा का पूरा चार्ट बनाया था और बातों बातों में अपन डिस्कस कर रहे थे वो। ये मैंने जब एनालिसिस किया था तब भी इंसिडेंट आपको बताया था। तो मैंने लाइट बंद करके और आपको लाइट की प्रॉपर्टी, पोलराइजिंग और ईएम पूरा स्पेक्ट्रम समझाया था, है ना। जो पिछले बैच में रहे होंगे आईसीटी के उनको याद होगा, पेड बैच में। तो अब आप लोगों का जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सिस्टम है ना, ये मतलब होता है, यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का मतलब ये है कि जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है और आपकी मैग्नेटिक फील्ड है वो आपकी क्या होती है, ये आपके परपेंडिकुलर टू वन अनदर होती है। ऐसी तरंगे जिनके अंदर, ऐसी वेव्स जिनके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है, उन्हें हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहा जाता है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का ही पूरा का पूरा स्पेक्ट्रम है, जिसके थ्रू हमें अलग अलग टाइप की वेव्स मिलती है, जैसे लाइट वेव्स, माइक्रोवेव्स, ठीक है, इंफ्रारेड, रेडियो वेव्स। माइक्रोवेव मतलब शॉर्ट रेडियो वेव्स को ही माइक्रोवेव कहा जाता है। तो इनकी आपको फ्रीक्वेंसी बतानी थी, तो इनको 2 जगह से पढ़ा जा सकता है, एक तो फ्रीक्वेंसी, है ना, और एक इनको पढ़ा जा सकता है वेवलेंथ, यानी कि लैम्डा के कॉन्सेप्ट से। अब जो आपका लैम्डा होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है फ्रीक्वेंसी के। इसका मतलब ये है कि आपकी जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी वैसे वैसे आपका वेवलेंथ गिरेगा। सो अगर हम लोग इसको देखेंगे तो हमारे पास में कोई भी जो वेव होती है वो इस तरीके से है। ये एक पूरा टाइम पीरियड मैंने किसी एक वेव का लिया है, क्रस्ट एंड ट्रफ दोनों ले लिया है। तो ये जो आपका प्रिंसिपल एक्सिस से इसकी जो पीक का डिस्टेंस होता है, ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है आपका वेवलेंथ, लैम्डा से जिसको हम इसको डिनोट करते हैं, वेव लेंथ, सही है। और ये है आप लोगों की एक टाइम पीरियड के अंदर कितने क्रस्ट और कितने ट्रफ बने हैं, कितना ऊपर वाला और कितना नीचे वाला ये जो कर्व है ये बना है, कितने बने हैं, इसमें तो जैसे एक ही बना है। तो ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है फ्रीक्वेंसी, जिसको हम म्यू से डिनोट करते हैं। ये एक दूसरे के इनवर्सली होता है ना। अगर मान लीजिए मैं ऐसा बना दूं और मैं आपको बोलूं इस टाइम पीरियड में आप देखोगे तो इसमें फ्रीक्वेंसी ज्यादा है कि इसमें फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, जाहिर सी बात है मैम इसमें फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, राइट, इसमें फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। अब थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना था, अगर थोड़ा बचपन का साइंस पढ़ा हुआ भी आप कॉमन सेंस में लगा लेते। मुझे एक बात बताना, अगर मान लीजिए कि इस तरीके से आपके सामने वेव है और आपके पास में एक बिल्डिंग है, मैं सेम जगह बिल्डिंग बना रही, तो मुझे एक बात बताओ कि अगर कोई बिल्डिंग है, कोई कॉन्क्रीट वॉल है, कोई सॉलिड मटेरियल है, उसके अंदर से अगर मुझे इस तरंगों को जो है वो पेनिट्रेट करना है,
कि वेव जो है वो पेनिट्रेट कर दे उनको, तो उसके लिए मुझे वेवलेंथ या मुझे फ्रीक्वेंसी ज्यादा रखनी पड़ेगी कि कम रखनी पड़ेगी? सोच के देखो, अगर फ्रीक्वेंसी कम होगी तो मैम बार 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 जो है वो कंक्रीट पे जाके टकराएगी और पेनिट्रेशन पावर कम होगा। अगर ज्यादा है फ्रीक्वेंसी तो बढ़िया काम है, क्यों? क्योंकि मैम हो सकता है पूरी की पूरी बिल्डिंग को ही वो क्या करे, एक बारी के अंदर जो है वो गुजार के चले जाए, क्योंकि वेवलेंथ हाई होगा, है ना। ये जो आपकी चोटी है ये और ऊंची बनेगी जब वेवलेंथ हाई होगा। तो अगर थोड़ा बहुत कॉमन सेंस लगाओगे तो भी आप लोग शायद इस क्वेश्चन को सोच सकते थे। लाइट वेव है, माइक्रोवेव है, इंफ्रारेड है और रेडियो वेव्स है। हमें पता है कि जो सन से निकल रहा है अल्ट्रावायलेट और इंफ्रारेड है, तो सोचो कितना दूर है सन, तो वहां से भी यहां तक आ रही है पेनिट्रेट होके, है ना जी। तो इससे भी थोड़ा दिमाग लगा सकते थे आप लोग हमारे लिए। इसके अलावा सोचो कि जो हमारी लाइट जो हमारे को दिख रही है, जो विजिबल लाइट है हमारा, उसकी तो और ज्यादा होगी मैम, है ना। अब तो हबल टेलीस्कोप से हम लोग चांद, प्लूटो वूटो, सैटर्न तो नहीं देख पाए, मतलब चांद तो देख ही लेते हैं, बट जैसे जुपिटर देख लेते हैं हम, जब करीब आया था, अभी वो आया था ना आपका, देखा था क्या सबने? नेकेड आई से ही दिख रहा था। सो हमारे लिए जो है वो देखो सबसे कम कौन सी होगी? रेडियो वेव्स, फिर माइक्रोवेव, शॉर्ट रेडियो ही बोलते हैं इनको, तो फिर इंफ्रारेड, और फिर उसके बाद में हमारी होगी विजिबल लाइट। तो हमें क्या बताना था? हमें बताना था हमारे लिए क्वेश्चन में इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द फ्रीक्वेंसी। अगर यही क्वेश्चन में मैं पूछ लेती इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द वेवलेंथ, तो जस्ट उल्टा हो जाता, जस्ट उल्टा हो जाता। अगर मैं वेवलेंथ का पूछ लेते, तो सबसे ज्यादा वेवलेंथ होगा रेडियो वेव्स का। इसीलिए आप देखो जहां पर टेलीफोन, कोई और कम्युनिकेशन काम नहीं करता, वहां पर रेडियो कम्युनिकेशन काम करता है, वॉकी टॉकी जैसा कम्युनिकेशन काम करता है। ठीक है जी, तो रेडियो वेव होता वो सबसे ज्यादा वेवलेंथ है उसकी, तो मैम वो दूर दूर तक जा सकता है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स को पेनिट्रेट कर सकता है। फिर आता आप लोगों का माइक्रोवेव, फिर आता आप लोगों का इंफ्रारेड, और फिर आता आप लोगों का लाइट। ठीक है जी, तो ये आप लोगों को पूरा का पूरा स्पेक्ट्रम याद होना चाहिए। अब जिस हिसाब से सवाल बन रहे हैं उस हिसाब से। तो टॉक्सिकोलॉजी है, एक्सपोजर असेसमेंट है, रिस्क असेसमेंट है, रिस्क मैनेजमेंट है, एक्शन टेकन टू प्रिवेंट एनवायरमेंटल हैजार्ड्स, evaluation of public risk of a hazard, signs of effect of toxic substances, estimation of impacts of environmental contaminants on human। देखो ये क्वेश्चन के अंदर तो बहुत मतलब अंग्रेजी मैचिंग भी चल सकती थी काम, अंग्रेजी मैचिंग भी थोड़ा कर लेते ना तो भी ये सही हो जाता है ये क्वेश्चन। तो सो करेक्ट आंसर यस, ऑप्शन नंबर 1 होगा। टॉक्सिक सब्सटेंसेस का क्या इफेक्ट होता है अगर वो बताया जाए, है ना। चीनी खाने से हमारी बॉडी में क्या टॉक्सिसिटी आती है, ऐसे बता दे। ग्लूटेन खाने से क्या प्रॉब्लम होती है, आजकल सबसे कॉमन यही है। ठीक है, अगर मैं बात करूं एक्सपोजर असेसमेंट का, तो आप लोगों का कंटामिनेट्स क्या क्या है भाई। रिस्क असेसमेंट जिसके अंदर हम देखते हैं कि किसी भी एक नेचुरल हैजार्ड का क्या पब्लिक जो है वो रिस्क हो सकता है। जैसे जापान में बहुत सुनामीज आती है ना, तूफान बहुत आता है, तो वो हमेशा वो प्रिपेयर्ड ही रहते हैं, हर साल रेनी सीजन में वो प्रिपेयर्ड रहते हैं। तो वो इसी वजह से क्योंकि रिस्क असेसमेंट करते हैं और मैनेजमेंट कर लेते हैं। फिर जब पता होता है कि ये रिस्क आने वाला है, इस लेवल का आने वाला है, इस मेजर का आने वाला है, इस वॉल्यूम का आने वाला है, तो फिर वो प्रिवेंटिव एक्शंस ले लेते हैं, है ना। नेक्स्ट देखिएगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर दी बॉडी वेव जनरेटिंग ड्यूरिंग द अर्थक्वेक। ये तो बड़ा सिंपल सा सवाल है, ठीक है। अर्थक्वेक के दौरान कौन कौन सी वेव जनरेट होती है? पी वेव, एस वेव, लव वेव, रेलिक वेव। तो ये तो सिंपल ही है, पी वेव और एस वेव होती है, कोई लव वेव नहीं होती है। सारी लव हेट में बदल जाता है जब अर्थक्वेक आता है ना। सब छोड़ छोड़ के भाग रहे होते हैं इधर उधर। सो सेस्मिक वेव ये तो है ही सबसे इंपॉर्टेंट। और प्राइमरी वेव्स ये लॉन्गिट्यूडनल कंप्रेशनल वेव्स होती है, राइट, आगे और पीछे बैक एंड फोर्थ चलती 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 चलती। तो ये फास्टेस्ट सेस्मिक वेव है जो सबसे पहले आती है किसी भी सेस्मोग्राफ के अंदर। अर्थक्वेक किस मेजर का आया है ना, ऐसे बताते हुए
जो है वो सबसे पहले प्राइमरी वेव्स आती है, पी वेव्स आती है, फिर सेकेंडरी वेव्स होती है, ये आपकी सेकेंडरी सेस्मिक वेव होती है, छोटी होती है सेस्मिक वेव, ये वाली प्राइमरी से थोड़ी छोटी होती है। सो आपके जो सेस्मिक वेव्स होते हैं ना, दो टाइप से हैं ये, प्राइमरी और सेकेंडरी। तो सबसे पहले जो बड़ा स्पार्क आता है ना, दैट इज आपका प्राइमरी, और ये जो है ये आपकी सेकेंडरी है। ये परपेंडिकुलर वेव प्रोपगेशन होता है सॉलिड्स के थ्रू जो आता है। देन आप लोगों के पास में जो है ना वो सरफेस वेव्स भी आती है, जैसे कि लव वेव और रिले वेव्स, ठीक है ना। अगर लव वेव, एल वेव्स की हम लोग बात करें तो ये ट्रांसफर वेव होती है नेचर के अंदर, ये हॉरिजॉन्टल चलती है, साइड टू साइड, ठीक है। जैसे हमारी जो पानी होती है उसके अंदर जो वेव होती है। नेक्स्ट आती है आपकी रेले वेव्स, ये जो होती है ये एलिप्टिकल वेव्स होती है, ये जो है इलेक्ट्रिकल मोशंस में चलती है। जो ओशन के अंदर वेव्स चलती है आपकी, वो यही वेव्स होती है। ये दोनों ही तरीके की होती है, और ये वेव से पूरी की पूरी बिल्डिंग भी जो है वो नष्ट हो सकती है ना। बात सही है, अर्थक्वेक आते तो सारे लव वेव भाग जाती है। लव वेव छोड़ो, मैं कह रही हूँ लव ही भाग जाता है, किसी को किसी से कोई मतलब नहीं होता समझ रहे हो? हंस क्यों रहे हो, सच्चाई बोल रही हूँ यार मैं तो। अगला क्वेश्चन देखो। What is modeling approach of research design? ये बोला गया है मॉडलिंग अप्रोच किसी भी एक रिसर्च डिजाइन की क्या होती है। The research problem is represented by the mathematical model. Solutions and conclusions are derived from that model. There is no research problem in this approach. Solution and conclusions are derived from the objective. Research problem is representative in a subjective manner. Solution and conclusion are derived from the research question. The research problem is represented in the objective manner. Solution and conclusions are derived from the research methodology. देखो मॉडलिंग अप्रोच की बात कर रहे हैं तो मतलब थोड़ा थोड़ा मैचिंग भी लगाना चाहिए। मैथमेटिकल मॉडल के थ्रू जब हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी एक प्रॉब्लम को, दैट इज कॉल्ड मॉडलिंग अप्रोच। ठीक, अगला देखें सवाल। अगला सवाल कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। एडोब का जो एक्रोबेट है वो आपका प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर है। प्रोप्राइटरी मतलब होता है कमर्शियल, मतलब पैसे का लेन देन जिसके अंदर होता है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है वो कमर्शियल है, और ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये बोला हुआ है। कमर्शियल तो ठीक है, समझ में आता है, साथ में ऑपरेटिंग सिस्टम भी लगा दिया आगे। लिनक्स जो है वो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। उबुंटू जो है वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। फर्मवेयर जो है वो एक एग्जांपल है मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम का। तो यहाँ पे तो चॉइस एलिमिनेट करो, ये कोई मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो बी भी गया, ठीक है, बी तो है ही नहीं वैसे तो कहीं। ई भी गया, दोनों गए ये। इसके अलावा उबुंटू की बात बिल्कुल सही लिखी है, लिनक्स की बात भी बिल्कुल सही लिखी हुई है। तो करेक्ट आंसर आप लोगों का निकल गया, दैट इज ए, सी एंड डी, है ना। एडोब तो है ही कमर्शियल प्रोडक्ट या कमर्शियल सॉफ्टवेयर, ये सही है। माइक्रोसॉफ्ट वाली बात गलत है और फर्मवेयर वाली गलत है, तो दो ऑप्शन वैसे भी एलिमिनेट करके आपका आंसर निकल जाता। नेक्स्ट आया है क्वेश्चन एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। एक्सट्रिंसिक बाहरी, इंट्रिंसिक अंदरूनी। It is based on the factors not related to the activity itself. It is natural tendency to seek out personal interest. It is natural tendency to conquer challenges. It motivates to do something when we don't need to do it. Intrinsic अंदरूनी होता है। तो आप अगर ऑप्शन नंबर 1 देखोगे तो वही एक्सट्रिंसिक है, बाकी सारे तो इंट्रिंसिक से रिलेटेड है, राइट बाहरी चीजों से रिलेट होता है, बाहरी चीजों से हमें मोटिवेशन मिल जाता है। तो करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1। अब देखो इस क्वेश्चन को अगर आप लोग देखोगे ध्यान से तो बहुत ही खतरनाक लग रहा है ये देखने के अंदर, राइट मैथमेटिक्स का ही ये सवाल था मैच द कॉलम का, कितना गंदा लग रहा है ये देखने में, बट ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अगर आप लोग देखो तो आपको बोला x/5 अगर 8 y/8 के बराबर है
तो आपको x+5 और y+8 जो है वो बताना है कि उनका क्या रेशियो होगा, ये आपको बताना था जी। सो अगर आप लोग देखो तो आपके पास में यहाँ पर क्या है तरीका, यहाँ पे ये तरीका है कि आपका x/5 और जो y/8 है ये इक्वेट दिए हुए हैं, तो आप ये कर लीजिए कि 8x जो है वो 5 ऑफ y के बराबर है। आप डायरेक्टली इस वैल्यू को आप डाल दीजिए, या तो पूरी इक्वेशन को x में बदल दो या पूरी की पूरी इक्वेशन को y में बदल दो, आप चाहो तो ऐसा कर सकते हो। तो आप मेरे से x+5 डिवाइडेड बाय y+8 पूछा है कि कितना होगा, तो अगर मैं क्या कर सकती हूँ, मैं पूरी इक्वेशन को या तो x में बदल दूं या पूरी इक्वेशन को मैं y में बदल दूं। आप ऐसे कर लो इस क्वेश्चन को, तो डायरेक्टली रेशियो निकल जाएगा। और अगर आपने सिर्फ एक भी निकाल लिया ना तो भी आपको बाकी कुछ भी चेक करने की जरूरत नहीं है, बाकी कुछ भी चेक करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर अगर आप देखो बी ऑप्शन देख लो चाहो तो, अब बी ऑप्शन में देखो x² और जो y² है वो दिया है, बीच में माइनस है, तो a² माइनस b² का आइडेंटिटी लगा दो, वो क्या होता है a+b और a-b, पर ये यहाँ नहीं लगेगी। या फिर आप डायरेक्टली ये भी मत लगाओ, कोई आइडेंटिटी मत लगाओ, आप x और y का रेशियो 2:1 दिया हुआ है, x की जगह 2 और y की जगह 1 सब्स्टिट्यूट कर दो आप, तो सीधा सीधा कोई दिक्कत नहीं है। तो 2 का स्क्वायर इज 4, 4 - 1 इज 1, 4 - 1 इज 3। इधर देखो x का स्क्वायर और y का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 + 1, तो 3:5 आ जाएगा। लो b का आ जाएगा 3, b का आ गया 3 सीधा सीधा, और a का भी निकाल लो सेम ऐसे ही। और आसान, यहां देखिए इस वाली इक्वेशन में a और b जो है वो आप लोगों को 3:4 दिया हुआ है, b और c जो है वो 8:9 दिया हुआ है, और आपसे a और c पूछा है। ये तीनों रेशियो एंड प्रोपगेशन यूनिट में हम पढ़ते हैं। अगर मेरे को a:b दिया हुआ है, b:c दिया हुआ है, तो मैं a:c निकाल सकती हूँ। ठीक है, अब आपको कितना दिया है, 3, 4 और 8, 9 दिया हुआ है, तो 3, 4, 8, 9 दिया हुआ है, तो आपका ये वाला और ये वाला 3 रेशियो बना सकते हो आप। कोई मुझे इसकी आइडेंटिटी बताएगा क्या? a:b:c डायरेक्टली निकाल सकते हैं हम, या आप वैसे भी कर लो, डायरेक्टली कर लो, a की जगह 3, b की जगह 4 यहाँ रखो, यहाँ पर 8 और यहाँ पर 9, तो ये भी कितना होगा मैम, ये जो है डायरेक्ट वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हो आप a की और c की। तो चाहे देखो b से तो नहीं होगा, b से सिर्फ चॉइस एलिमिनेट होगी, आप d से कर लोगे तो बेनिफिट हो जाएगा आपको। चाहे आप इससे कर लो, चाहे जो है आप नीचे वाले से कर लो, ये भी रेशियो एंड प्रोपोगेशन बेसिक मैथमेटिक्स अगर हमें आती है तो। देखने में बहुत खतरनाक लग रहा है ये, बट इतना खतरनाक था नहीं। Which one of the following is most appropriately explaining research का ethics? रिसर्च एथिक्स पूछा जा रहा है, कौन सा सही तरीके से एक्सप्लेन कर रहा है यहाँ पे। It states how to write a research report flawlessly. It gives the methodology of researching within the social norms. It provides a common set of do's and don'ts of conducting an ethical research. सबसे अच्छा ऑप्शन मुझे सी लग रहा है, सबसे अच्छा। जब वो सबसे अच्छा है तो आना चाहिए था आंसर में, तो वो क्यों नहीं है, तो हमारा जो है वो बी और डी ऑप्शन तो वैसे ही एलिमिनेट हो गया। कहता है इट प्रोटेक्ट्स राइट्स एंड वेलफेयर ऑफ द रिसर्च पार्टिसिपेंट, ये ऑप्शन भी मेरे को बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत बढ़िया लगा, इसको खाने पे बुला सकती हूँ मैं घर पे, बहुत ही अच्छा लगा ये आदमी मुझे। सी और डी जो है भाई सबसे सही आंसर्स है। ठीक है, सोशल नॉर्म्स का कोई लेना देना नहीं है, और रिपोर्ट लिखना इज नॉट रिसर्च एथिक्स, रिपोर्ट लिखना इज रिसर्च डॉक्यूमेंटेशन, रिपोर्ट राइटिंग वाले स्टेप्स के अंदर ये पढ़ते हैं अपन। अरे समझ में आ रहा है क्या, मजा आ रहा है क्या? मैं तो बहुत खुश हूँ। ठीक है, दिवाली दिन है आज, आप और पढ़ाई कर रहे हो, आई एम वेरी प्राउड ऑफ ऑल ऑफ यू। सो अपने लिए एक बार थम्स अप करो। देखो मेरा तो देखो सब सेम होता है बेटा, होली दिवाली अपना सब सेम चलता है,
बट आप लोग पढ़ रहे हो, मुझे वो देख के बड़ा खुशी महसूस हुई। गुड। Which one of the following is not a communicational professional? Not a लिखा हुआ है। जर्नलिस्ट है, एडवाइजर है, न्यूज रीडर है और स्मार्टफोन है। तो स्मार्टफोन नहीं होगा। ये क्वेश्चन एनटीए ने पूछा था चेक करने के लिए कि आपका सेंस ऑफ अवेयरनेस कैसा है एग्जाम के अंदर। जब हम एग्जाम में पेपर सॉल्व कर रहे होते तो हमारा अवेयरनेस कितना है, क्योंकि हमको कम्युनिकेशन हम सुनेंगे और हम फटा स्मार्टफोन भी तो होता है तो हम बोलेंगे नहीं नहीं ये तो क्वेश्चन ही गलत है। बट ऐसा नहीं करना था। यहाँ पर हमको ये बोलना था, हमको इंडिविजुअल पूछा जा रहा है कि कौन कम्युनिकेशनल प्रोफेशनल नहीं है। तो स्मार्टफोन एक डिवाइस है, ठीक है, वो इंसान नहीं है। ठीक है, वो तो सिर्फ एक डिवाइस है। वो सिर्फ एक ऐसा डिवाइस है जो आज के टाइम पर ऑक्सीजन से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए हो चुका है, बट है एक डिवाइस ही। समझ गए? समझ गए कि ताना या और घुमा के दोबारा बोलूं, एक बार और बताऊं। Which one of the following is related to network security? Firewall, worms, keyloggers and trojans. तो अब अगर आप लोग देखोगे तो ट्रोजन जो है ये भी एक प्रकार का मैलवेयर है, सही। कीलॉगर्स ये भी एक प्रकार के मैलवेयर्स हैं, गंदे वाले। और ये तो वर्म्स, ये तो मैम सबसे ही बड़ा जो है, सबसे ही बड़ा वो है ये खराब आदमी मैलवेयर, है ना। राइट वंस रीड मैनी। की लॉगर जो आपने जो की स्ट्रोक किया है वो लॉक कर लेता है, अपने मालिक को बताता है। ट्रोजन हॉर्सेस जो हैं ये एकदम ऑथेंटिक लगते हैं, एकदम लेजिटिमेट लगते हैं, बट ये आपके सिस्टम में आते हैं और करप्शन करते हैं, बैकडोर्स क्रिएट करते हैं और बड़े बड़े मैलवेयर्स को जो है वो अपने साथ में लेकर आते हैं और सिस्टम में छोड़ जाते हैं। ट्रोजन हॉर्सेस हम पढ़ते हैं। सो फायरवॉल सही है, जलती हुई दीवार, ये जलती हुई दीवार बिल्कुल सही है। और जो फायरवॉल्स होते हैं ये याद रखना सॉफ्टवेयर टाइप के भी हो सकते हैं, हार्डवेयर टाइप के भी हो सकते हैं, और ये जो है ये आपके सिस्टम को प्रोटेक्ट करते हैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से। सबसे अच्छे अगर आपसे फायरवॉल में बोलूं तो कौन सा होता है? प्रॉक्सी फायरवॉल होता है। ये प्रॉक्सी फायरवॉल ये भी याद रखना है कि आपके एप्लीकेशन लेयर के ऊपर काम करते हैं। अब आप बोलोगे एप्लीकेशन लेयर कौन सी? तो एप्लीकेशन लेयर होती है अपनी OSI मॉडल की 7th लेयर, सबसे ऊपर वाली लेयर, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल की। ये भी याद रखना है। प्रॉक्सी फायरवॉल क्या करते हैं? ये आपका ओरिजिनल कंप्यूटर है, इस ओरिजिनल कंप्यूटर का बिल्कुल एक अच्छा सा रेप्लिका बना लेते हैं। ये रेप्लिका है। अब ये जो रेप्लिका है इसको देखकर जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के आ रहे हैं ना लोग, उनको ऐसा लगेगा, मान लो कोई मैलवेयर आ रहा है तो उसको ऐसा लगेगा इस पे अटैक करके कि अरे वाह हमने एक कंप्यूटर को या हमने जो है इस बंदे को, इस क्लाइंट को करप्ट कर दिया, इस पे अटैक कर दिया। बट अटैक एक्चुअली इस पे नहीं हुआ है, अटैक किस पे हुआ है? बॉडी डबल पे हुआ है। ठीक है जी, ओरिजिनल पे नहीं होता। तो ये क्या करता है? ये ओरिजिनल का प्रॉक्सी देता है और बाहरी सारे के सारे जो एक्सटर्नल मैलवेयर्स होते हैं इनसे आपके सिस्टम को बचा लेता है। सबसे हाईएस्ट लेवल का फायरवॉल यही होता है। ठीक है, खराब आदमी है और तो क्या है, सारे खराब ही लोग होते हैं, इनको खाने पीने बुलाएंगे अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जी। न्यू दिल्ली, पुणे, नोएडा, लखनऊ है इंस्टीट्यूशन है, उनके हेडक्वार्टर से आपको सूची का मिलान करना है। देख रहे हो, सूची का मिलान करो। टीसीपी के 4, OSI के 7। भाई शाबाश। भारतेंदु नाट्य अकेडमी, एशियन अकेडमी ऑफ फिल्म्स एंड टीवी, नेशनल फिल्म आर्काइव ऑफ इंडिया, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। ये जो है ये मैं बता रही हूँ, एनटीए को संजय लीला भंसाली बनना है अब, क्योंकि ये नहीं मानेगा। ये तीसरा सवाल है जो मूवी से करवा रही हूँ मैं आज की क्लास में आपको। सो आपका जो NSD है, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा है, ये आपका न्यू दिल्ली के अंदर है। और अगर आपको सिर्फ ये भी पता था तो भी हो जाता,
ठीक है, मैंने जिस रात आप लोगों के लिए वो मैराथन ली थी ना मास मीडिया की, उसमें मैंने आपको नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा बताया था। हम लोग जिस भी एक्टर्स को पसंद करते हैं, जो सबसे अच्छे अच्छे एक्टर्स आपने देखे, ओम पुरी, नसीरुद्दीन शाह और इरफान खान, राइट, ये सब एक्टर्स जो है वो कहाँ से निकल के आए हैं? सब एनएसडी से निकल के आए, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। ये कहाँ है? न्यू दिल्ली के अंदर है। बाकी सारे पता हो ना हो कोई बात नहीं, बट ये भी पता होता तो हो जाता सवाल। बट फिर भी अब क्योंकि पूछ लिया है तो ये अब हमारा धर्म है कि हम बाकी भी याद करें, क्योंकि ऑनेस्टली मैंने तो कभी नहीं पढ़ा था ये टॉपिक, थोड़ा बहुत जीके के अंदर पढ़ लेते थे अपन ये चीज। सो एनएसडी हो गया, राइट। फिर आता है आपका पुणे के अंदर फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ये बहुत फेमस है, ये भी बहुत फेमस है, ठीक है ना। फिर आता है नोएडा के अंदर हमारा एशियन एकेडमी फिल्म एंड टेलीविजन। फिर भारत हिंदू नाट्य अकेडमी लखनऊ में है। सत्यजीत रे फिल्म्स एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूशन कोलकाता के अंदर है, ये भी बहुत फेमस है क्योंकि सत्यजीत रे बहुत फेमस है, नाम पे अवार्ड भी है एंड वेरी वेरी रेनाउंड फिल्म मेकर। मुंबई के अंदर है विजिटिंग वुड्स इंटरनेशनल। फिर है एमजीआर फिल्म इंस्टीट्यूट चेन्नई के अंदर। फिर कर्नाटका, अच्छा कर्नाटका से तो समझ ही जाओगे कि बैंगलोर के अंदर है। फिर अन्नपूर्णा इंटरनेशनल स्कूल ऑफ फिल्म एंड मीडिया, ये हैदराबाद में है। फिर मध्य प्रदेश नाट्य परिषद, ये तो भोपाल में है। फिर केरला स्टेट के अंदर है, तो ये टीवीएन के अंदर आपका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जी, यहां पर भी आपको ईयर मैचिंग करनी थी, ईयर ऑफ अडॉप्टेशन पूछा गया था यहाँ पर। तो इंटरनेशनल सोलर है, आईएसए है, फिर कन्वेंशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी है, नेशनल एक्शन प्लान ऑफ क्लाइमेट चेंज है, ऑन क्लाइमेट चेंज, एंड क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल ग्रीन हाउस गैस वाला प्रोटोकॉल है क्या? थोड़ा सा याद दिलाना। कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, ये जो है ये वो रियो डी जेनेरियो वाला है क्या? थोड़ा याद दिलाना, मुझे पता नहीं है, आप लोग ज्यादा अच्छे हो एनवायरनमेंट में, थोड़ा सा याद दिला दो बस। क्योटो जो है क्या वो ये ग्रीन हाउस गैस वाला है क्या? और ये सोलर वाला वो है क्या जिसमें गुड़गांव में है, फ्रांस और इंडिया का मिशन साथ में, राइट। सनशाइन कंट्रीज सब कवर हो गई है इसके अंदर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड कैप्रिकॉन के बीच वाली, सूर्यमुखी, 1997, 2015, 1992 एंड 2008 अर्थ समिट है क्या यही? अरे वाह, देख रहे हो मुझे भी याद हो गया। अब तो आपको याद हो ही जाना चाहिए था। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप इसको 2008 से कर सकते थे, मुझे हमेशा से याद रहा है, राइट। नहीं तो आप क्योटो से भी कर सकते हो 1997 से, कोई से भी एक से भी कर लो यार आप। सो ये है आप लोगों का, ये भी मैंने टाइम ट्रैवल सीरीज के अंदर आपको दिया है क्रोनोलॉजी ऑर्डर सारे के सारे स्टेट्स की, सारे के सारे कन्वेंशंस की। तो स्टॉकहोम आया था 72 के अंदर, स्वीडन के अंदर, ये तो पहला ग्लोबल कॉन्फ्रेंस था एनवायरनमेंट पे। फिर रामसर कन्वेंशन वेटलैंड्स के ऊपर बात 71 में। फिर आप लोगों का आया था वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन यूनेस्को 72, यूनेस्को से भी हर साल एक सवाल बनता है आपके लिए। फिर साइट्स आया था 73 में एंडेंजर्ड स्पीशीज के लिए। फिर आया था आपका बॉर्न कन्वेंशन जो कि आपके सीएमएस के लिए है था 79 के अंदर, माइग्रेटिंग स्पीशीज के लिए। फिर आप लोगों का आया था वियना कन्वेंशन, वियना ऑस्ट्रिया के अंदर, ओजोन लेयर को लेकर, ठीक है। अब ओजोन लेयर को लेकर मॉन्ट्रियल भी आया था, पर मॉन्ट्रियल और वियना दोनों ही एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो क्रोनोलॉजी ऑर्डर याद रखेंगे, ठीक है। फिर आपका आया था 87 में मॉन्ट्रियल, फिर बेजिल आया था 89 के अंदर, राइट, हेजारियस वेस्ट को लेकर, स्विट्जरलैंड बेजिल में था ये। फिर UNFCCC आपका 92 के अंदर, रियो डी जेनेरियो, और इसी के बाद आया था CBD जो कि 92 में आया था। फिर 94 के अंदर आया था UNCCD पेरिस में। फिर क्योटो 97 के अंदर, राइट, ग्रीन हाउस गैस को लेकर। फिर आप लोगों का आया था 2000 में आपका कार्टिजेना प्रोटोकॉल ऑन बायो सेफ्टी। फिर जोहान्सबर्ग अर्थ समिट हुआ था, रियो 10 2002 के अंदर सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लेकर।
ठीक है, फिर स्टॉकहोम कन्वेंशन आया था ऑन पीओपीज, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स के ऊपर 2001 में। फिर बाली रोड मैप आया था, बाली इंडोनेशिया के अंदर 2007 के अंदर। फिर उसके बाद आया था आपका नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। ये मुझे हमेशा से याद रखता है, क्यों पता नहीं क्यों याद है, स्टक हो गया, या तो शायद इंडिया में था इसलिए, जो कि इंडिया का नेशनल पॉलिसी फ्रेमवर्क था क्लाइमेट चेंज को लेके। कुछ कुछ होता है ना, वो आपके दिमाग में स्टिक कर जाते हैं चीजें, तो मुझे मैं ऐसे क्वेश्चन हमेशा ऐसे 2008 से कर देती थी। बाकी कोपेनहेगन आया था फिर कोपेनहेगन कहाँ पर है? डेनमार्क, कैपिटल ऑफ डेनमार्क, 2009 के अंदर। ये कि आपका वॉलंटरी एमिशन कितना होना चाहिए रिडक्शन। फिर पेरिस अग्रीमेंट, जिसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को लेकर बातचीत हुई और हमने कहा कि 2%, 2 डिग्री सेल्सियस से कम जो है वो हमको करना है। फिर आया हमारे पास में सोलर अलायंस 15 के अंदर, ठीक है, जिसमें कोप 12 के अंदर पेरिस में अनाउंस किया गया था। फिर काइगली अमेंडमेंट आया था मॉन्ट्रियल के अंदर, ये भी आपका HFC से रिलेट करता है। तो आप लोगों के सारे HFCs या बेसिकली आपके ओजोन डिप्लीशन से रिलेटेड जो प्रोटोकॉल्स है, उन सब प्रोटोकॉल्स को मिला के भी एक सवाल आप लोगों का बनता है, ठीक है, वो भी अपन को याद रखना है। फिर आप लोगों का आया था ग्लासगो क्लाइमेट पैक्ट कोप 26, राइट, ये कब आया? 2021 के अंदर। देखो मैंने अभी आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव्स है उनके ऊपर बात करी थी थोड़े टाइम पहले। आपसे 2025 में उसी पर टाइप 2 क्वेश्चन देखो क्या आया था। आपसे ये बोला जा रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन रीचेस टू अर्थ एज अ पार्ट ऑफ सोलर रेडिएशन। तो आपको ये बताना है क्या क्या चीजें जो है वो आती है। गामा रेज आती है, अल्ट्रावायलेट आता है, इंफ्रारेड आता है, एक्स रेज आता है, विजिबल रेज आता है। कौन कौन से रेडिएशन जो है वो आते हैं हमारे पास में? सोलर रेडिएशंस, ये आपसे पूछा गया था। तो जाहिर सी बात है, हम जानते हैं कि हमारे पास में जो है वो हमारा यूवी रेडिएशन आता है, राइट, हमारा विजिबल रेज भी आती है और हमारा इंफ्रारेड भी आता है। जिसमें से विजिबल ठीक है, बट जो आपका अल्ट्रावायलेट है और जो इंफ्रारेड्स है ये हमारे लिए अच्छी नहीं है, दोनों ही अच्छी नहीं है, ठीक है। बाकी सबसे हाई वेवलेंथ हमारी किसकी? इंफ्रारेड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लॉजिकल रीजनिंग का सवाल है, फैलेसी के ऊपर आप लोगों का ये सवाल बना था। Every one of us is mortal, therefore it is obvious that someday the human race will disappear from earth। क्योंकि हम सब लोग जो हैं वो कैसे हैं? हम सब लोग जो है वो मॉर्टल हैं, हम सभी लोग जो है वो मर जाएंगे। तो ऐसे करते करते धीरे धीरे सारे ह्यूमन बीइंग मर जाएंगे, तो ह्यूमन रेस ही डिसअपियर हो जाएगी। फैलेसी ऑफ एक्सीडेंट, स्ट्रॉमैन है, फैलेसी ऑफ कॉम्पोजिशन एंड फैलेसी ऑफ डिवीजन है। यहाँ पर अगर आप देखो तो डिवीजन वाली फैलेसी का तो कोई लेना देना यहाँ पर है भी नहीं वैसे भी, बट अगर देखो तो यहाँ पर हमने एक छोटे छोटे इंडिविजुअल पर कोई चीज फैक्ट है तो उसको जोड़कर हम लोगों ने एक नया यूनिवर्सल फैक्ट बना दिया है, दैट इज कॉल्ड एज फैलेसी ऑफ कॉम्पोजिशन। डिवीजन का तो कोई लेना देना है ही नहीं, एक जनरल चीज को जब हम पर्टिकुलर चीज में लगा देते हैं बिना किसी लॉजिक के, दैट इज फैलेसी ऑफ डिवीजन। फैलेसी ऑफ एक्सीडेंट कौन सी होती है? जो किसी एक सिचुएशन में सही हो गई चीज, अब उसको हम लोग बोले कि नहीं वो हर सिचुएशन में ही सही होगी, तो वो आपकी फैलेसी ऑफ एक्सीडेंट होता है, इसका कोई लेना देना नहीं है यहाँ पर, राइट। फिर आती है हमारे लिए नेक्स्ट कौन सी? स्ट्रॉमैन फैलेसी। स्ट्रॉमैन मिस इंटरप्रेट करते हो आप किसी के आर्ग्यूमेंट को, ठीक है, और मिस इंटरप्रेट करके जो है वो आप क्या करते हो? बात पलटने की कोशिश करते हो, दैट इज स्ट्रॉमैन फैलेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोडिंग डिकोडिंग, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, एग्जाम में 100% इसका भी सवाल बनता है। आपको ड्रीम दिया हुआ है, चाइल्ड दिया हुआ है और आपसे लीडर पूछा हुआ है। मैंने हमेशा इन क्वेश्चंस को करने की जो है वो एक ट्रिक आपको सिखाई है। अगर एक आपके पास में कोड गिवन हो तो आप लॉजिक लगाओ कि भाई इसका कोड ये हुआ होगा, इसका कोड ये हुआ होगा। बट अगर आप लोगों को एक से ज्यादा कोड दिए हो और तीसरा पूछा हो तो अक्सर आप नोटिस करना कि आपके पास में जो है वो ये सारे लेटर्स का कोड इन्हीं के अंदर है, तब तो काम चल जाएगा। जैसे देखो लीडर का एल मेरे पास चाइल्ड में है, ई भी मेरे पास में ड्रीम में है, ए भी है, डी भी। अगर ऐसा है तो सिर्फ और सिर्फ आपको लेटर का नंबर देखना है। ये मैंने आपको पहले भी बताया है, दो या दो से ज्यादा कोड्स गिवन हो और तीसरा पूछे
तो हमेशा लेटर के नंबर को ही कोड मानना है। जैसे अब देखो आपके पास में ड्रीम है, इसको बोला है 71692, इनका यही कोड है। ऐसे ही चाइल्ड का देख लो आप, तो ये चाइल्ड का कोड है 8 5 4 3 और 7। बनाना किसका है? बनाना है आपको लीडर का। तो देखो मैं इन्हीं से बना लूंगी। L को मैं 3 लिखूंगी, E को मैं 6 लिखूंगी, A को मैं 9 लिखूंगी, D को जो है वो मैं 7 लिखूंगी, E को अगेन मैं 6 लिखूंगी और R को मैं 1 लिखूंगी। तो 369761, 369761 मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। हर बार ये लगाना है अपन को, ठीक? तो प्लीज ये ना करें आप कि मैं क्या हो रहा है +1 2 1, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे अपन। नेक्स्ट, द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के ऊपर बोला है जो लाइफ लॉन्ग लर्निंग को कवर करता है, गुड हेल्थ, वेलबींग, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, जेंडर इक्वालिटी और जीरो हंगर। थोड़ा सा दिमाग लगाना था, लर्निंग के ऊपर बात हो रही है तो जाहिर सी बात है ये क्या है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन होगा। जीरो हंगर तो हो नहीं सकता, लाइफ लॉन्ग लर्निंग जीरो हंगर से रिलेटेड कुछ नहीं है, जेंडर इक्वालिटी से भी रिलेटेड कुछ नहीं है, गुड हेल्थ और वेलबींग से भी रिलेटेड नहीं है। सारा सिलेबस ही नहीं लगाना होता, थोड़ा थोड़ा कॉमन सेंस भी लगाना होता है ना? नेक्स्ट, है कौन सा ये? गोल नंबर 4 है, टोटल 17 है, ये गोल नंबर 4 है। ये नंबर वाइज सारे गोल याद होने चाहिए अपन को। MDGB और SDGB दोनों ही इंपॉर्टेंट है ना? उसके 7 और इसके 17, 8 सॉरी, उसके 8 और इसके 17। What among the following is not a communicational technology? अब यहाँ पर टेक्नोलॉजी की बात हो रही है, तो स्मार्टफोन भी है, ईमेल भी है, व्हाट्सएप भी है, न्यूज रीडर प्रोफेशनल है। पिछला क्वेश्चन पूछा गया था कौन सा कम्युनिकेशनल प्रोफेशनल नहीं है, आज ही की क्लास में किया ना अपन ने वो सवाल, और यहाँ पर उल्टा पूछा गया था, तो करेक्ट आंसर न्यूज रीडर हो जाएगा, बाकी सारी टेक्नोलॉजी है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर ईमेल लिखा हुआ है, दुनिया में पहला ईमेल किसने भेजा था और कब भेजा था? तो अगर आपको याद हो तो टॉमिल्सन नाम मैंने आपको पढ़ाया है कई बार आईसीटी के अंदर, रे टॉमिल्सन, इन्हीं को बोला जाता है फादर ऑफ ईमेल। इन्होंने ही भेजा था सबसे पहले TCP/IP का इस्तेमाल करके, है ना? TCP/IP का इस्तेमाल करके 1969-70 के आसपास, और पहला जो था वो गया नहीं था। क्या भेजा था पहला ईमेल? मैंने तो आपको ये भी बताया है, पहला ईमेल भेजा क्या था, जल्दी से बता दो, कोई अगर है या कोई बैच का स्टूडेंट है तो उसको याद होगा। पहला ईमेल भेजा क्या था, कितना पहुंचा था, फिर उसके बाद में 1971 के अंदर हमारे पास में @ सिंबल आया था, और फिर पूरा का पूरा मेल जाना स्टार्ट हो गया था। इटसेल्फ अपने आप को मेल किया था इन्होंने, TCP/IP का यूज करके किया था। और क्या गया था पहला मेल जो आधा पहुंचा था, पूरा नहीं पहुंचा था? पहला इमोजी स्माइली वाला भेजा था, ऐसे वाला नहीं, बट मैं पूछ रही हूँ टेक्स्ट क्या भेजा था जो आधा ही पहुंचा था? कौन है जो बता सकता है, बोलो। नहीं, ये सब नहीं भेजा था आशु, सचिन। हाँ याद करो बेटा, याद करो, लॉगिन भेज रहे थे और लो ही पहुंचा था, गिन नहीं पहुंचा था।